हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वेदवती पारिक, BMS MD मेडिसिन। शी इज़ ऑल्सो PhD होल्डर। इन्हें आयुर्वेद में 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिस दौरान इन्होंने मोर देन 1000 ऑफ डायबिटिक यानी कि 1000 से भी ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स को ठीक किया है, ट्रीट किया है, उन्हें मैनेज किया है। और इसी दौरान इन्होंने बहुत सारे पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता था डेली बेसिस पे अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसे कम्प्लीटली या फिर पार्शली ये छुड़वाने में सफल रही हैं। हेलो मैम, आप कैसे हो? हेलो अनु, नाइस। आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप रजामंद हुए। तो मैम अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी मैम, आज इंडिया में अगर देखें तो 10 में से एक पेशेंट डायबिटिक है, उन्हें शुगर है। तो लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि डायबिटीज़ क्या है, उसे कैसे बचा जाए, और अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो उसमें खान पान कैसा रहे, उसमें आप मतलब कैसे ट्रीट कर पाएँ उसको, कैसे एक हेल्दी लाइफ अपनी कंटिन्यू रख पाएँ। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आम जो जनता है, आम एक पेशेंट अगर आया है तो वो कैसे क्या समझे कि डायबिटीज़ क्या है। जी, डायबिटीज या मधुमेह हम ये कह सकते हैं कि शरीर में ग्लूकोज का बढ़ना, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। अगर आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो अग्नि का मंद हो जाना या मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। अब मेटाबॉलिज्म का स्लो होना या अग्नि का मंद होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ है पेशेंट में। तो अग्निमंद किन कारणों से हो सकता है? जो आज का समय चल रहा है, आज के सिनेरियो में सीडेंटरी लाइफ स्टाइल और लोगों के खान पान में जो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, वो उनकी जीवन शैली और खान पान में जो बदलाव आया है उसके कारण डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज मेनली 4 तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। उनमें से मोस्ट कॉमन डायबिटीज है टाइप 2। 95% आप ये मानिए 92-95% केसेस डायबिटीज 2 के हैं, टाइप 2 के हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं कि टाइप 1 किसे कहें, टाइप 2 किसे कहें, टाइप 3 और 4 क्या है। तो मान लीजिए एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट स्टेशन है, उसको हम अगर लेके चलें कि एयरपोर्ट स्टेशन पे जो पैसेंजर खड़े हैं उनको एरोप्लेन तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बस है। ओके, जो पैसेंजर हैं उसको हम मान लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब फूड जो हमने इंटेक किया है, जो भी हम ले रहे हैं वो पैसेंजर्स हैं। उनको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? बसेस। अब बसेस खड़ी है वहां पर प्लेटफॉर्म पे, वो उनको पहुंचाएंगे। तो बसेस को इंसुलिन समझ लीजिए कि इंसुलिन जो है अगर प्रॉपर मात्रा में, बसेस प्रॉपर मात्रा में खड़ी हैं तो पैसेंजर को वो अपने लेंगी और उसको टाइमली वहां एरोप्लेन तक पहुंचा देंगी। यदि बसेस ही नहीं है वहां पर तो इसका मतलब इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो जो एरोप्लेन है उसको हम सेल समझ लेते हैं, बॉडी का सेल। तो उस तक जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज को या पैसेंजर को वो बस एरोप्लेन तक कैसे पहुंचाएगी? जी मैम। नहीं पहुंचा रही, उसका बड़ा कारण क्या हो गया कि इंसुलिन नहीं है। नहीं पहुंचा रही, इसका बड़ा कारण हो गया पैसेंजर को कि वहां पर बसेस नहीं है। बसेस नहीं है मतलब इंसुलिन नहीं है। ओके, ये टाइप 1 हो गया। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। टाइप 2 में हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन, बसेस तो पर्याप्त मात्रा में है और पैसेंजर भी हैं, लेकिन जो एरोप्लेन का डोर है वो प्रॉपर खुला हुआ नहीं है, पूरा खुला हुआ नहीं है। ओपनिंग अगर पूरी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन, जो बसेस वहां जा रही हैं लेकिन डोर पूरा खुला है, तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। यस मैम। तो एरोप्लेन तक अगर पैसेंजर पूरा नहीं पहुंच पा रहा लेकिन इंसुलिन भी पूरा बन रहा है और ग्लूकोज भी पूरा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा, फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो सेल को एनर्जी नहीं मिल रही। इस तरह के पेशेंट्स 92-95% हैं और ये टाइप 2 में आते हैं। ओके, तो मेनली इन्हीं का ट्रीटमेंट जो किया जाता है कि इन्हीं पेशेंट्स को हम क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 3 में वो पेशेंट्स आते हैं, ये टाइप 1 का ही सब टाइप समझ लीजिए। ओके, कि जिसमें
जहाँ इंसुलिन बन रहा है पैनक्रियाज बीटा सेल्स वहीं का ट्यूमर हो गया, उसके कारण वो नेक्रोज्ड हो गया, या बर्थ से कोई एक जीन डिफेक्ट है, या ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है, या किसी ड्रग्स के कारण कोई डिजीज के कारण उसको उसके बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इंसुलिन पे पेशेंट आ गया है। और एक फोर्थ टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इस तरह के देखे जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उनको उस दौरान ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मोर देन 50% पेशेंट बाद में नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको वापस से डायबिटीज़ हो। ओके मैम, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया मैम। तो आपने बीच में एक बात कही कि ये जो आजकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये हो रहा है लाइफस्टाइल की वजह से और हमारे फूड इनटेक की वजह से। तो क्या ऐसा है कि इनमें से कोई एक फैक्टर है जो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, या फिर ये सेम ही रोल प्ले करके चलते हैं? दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है, ओके। कोई एक नहीं। लाइफ स्टाइल अगर ठीक नहीं है तो जो ग्लूकोज हम इनटेक कर रहे हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, उसको फंक्शन में कैसे आएगा? उसको काम में लेने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में लोगों का जो जॉब है, जो नेचर ऑफ वर्क है, वो सीडेंटरी हो गया है। एक समय था जब व्यक्ति जो आहार ले रहा था उसके साथ बहुत मेहनत करते थे, खेतों में काम था, घरों में काम था। आजकल मशीनें आ गई हैं, जी। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि बैठे बैठे काम हो जाते हैं, और जॉब्स भी ऐसी ही हो गई हैं, जिसकी वजह से वो जो फूड इनटेक कर रहा है वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ओके मैम। ये मेन रीजन है। तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल। आपने टाइप जो 1 डायबिटीज़ है उसके लिए बताया कि पेशेंट्स को इंसुलिन लेना होता है। अगर इंसुलिन जो पेशेंट ले रहा है उससे उसका शुगर कंट्रोल में है, तो ऐसी क्या नीड है कि हमें उस पेशेंट का जो इंसुलिन है वो छुड़वाना है? हम नहीं चाहते कि वो इंसुलिन आगे कैरी ऑन करे, तो उसको इंसुलिन छोड़ना इतना ज़रूरी क्यों है, जबकि वो उसका डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है? देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जी। जो इंसुलिन ले रहे हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं, मैम अगर मेडिसिन आप कहेंगे तो हम जीवन भर ले लेंगे, जी। लेकिन आप हमारा इंजेक्शन छुड़वा दीजिए। क्योंकि एक तो इंजेक्शन्स को लगाना अपने आप में बहुत परेशानी वाली काम है, उससे पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम फील करता है। तो इंजेक्शन लगाना अपने आप में दुविधापूर्ण है। उसके साथ साथ इंसुलिन के जो अपने एडवर्स इफेक्ट है, एक तरह से एक ग्रोथ हार्मोन है, तो वेट और ज़्यादा वो पुट ऑन करेगा, वेट बढ़ जाएगा, पेशेंट पूरे दिन लिथार्जी रहता है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो पेशेंट अपने आप को बहुत बीमार फील करता है। जी। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कैसे भी हो करके उसका इंसुलिन अगर छूट जाए और वो दवाइयों पे आ जाए और धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाएं, तो उस सबसे वो अपनी डेली रूटीन को आसानी से कैरी कर सकता है। ओके मैम। मैम, जेनेटिकली जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, वो ऐसे क्या प्रिकॉशन ले कि वो डायबिटीज़ से बच पाएँ? और दूसरा, क्या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और अब उसे डायबिटीज़ हो गई है, और एक पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उसे डायबिटीज़ हो गई है, तो इनमें से किसका क्योर रेट ज़्यादा रहता है, या फिर किसको ट्रीट करना ज़्यादा ईजी है, या फिर इनका जो ट्रीटमेंट प्लान है या फिर जो इनका ट्रीट होने का रेट है वो सेम है? ट्रीट करने का प्लान भी और रेट भी सेम नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन डिपेंड करता है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री कभी भी डायबिटीज़ का अगर नहीं रहा है, फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है, रिसेंट कोई पेशेंट आया, तो बहुत जल्दी उसका शुगर कंट्रोल हो जाता है। और वो आप ये मानिए कि रिवर्स हो सकता है, सिर्फ उसको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है और वो आसानी से रिवर्स हो सकता है। वो अपनी लाइफ पहले जैसी वापस से रूटीन में कैरी कर सकता है। परंतु अगर फैमिली हिस्ट्री उसकी पॉजिटिव है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसके घर में, तो उसको एक्स्ट्रा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि उसे अगर पता है कि मान लीजिए फैमिली में है, तो उसका 30 साल की उम्र के बाद उसको डायबिटीज़ आ सकती है, उसको शुगर बढ़ सकता है, तो इसलिए अपना वेट वो कम रखे,
सरकमफेरेंस, वेस्ट सरकमफेरेंस कम होना चाहिए। उसको वेट बढ़ते ही उसको ध्यान रखना चाहिए कि मुझे सरकमफेरेंस बढ़ने नहीं देना है। जैसे मेल का हम कहें कि मोर देन 97 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, फीमेल्स का 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकमफेरेंस को ठीक रखिए, सेंट्रल बेली कम रहे। और अगर कोई निशान आ रहे हैं, उसके स्किन फोल्ड जो है वो ब्लैक हो रही है, मोटी हो रही है, इस तरह के साइन है, पूरे दिन थका हुआ फील करता है, ज़्यादा उसको भूख लग रही है, ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर उसको अपना चेकअप कराना चाहिए और अपनी जीवन शैली में बदलाव करनी चाहिए और डाइट को ठीक करना चाहिए। नहीं तो जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है उनको रूटीनली चेकअप, मतलब स्क्रीनिंग रेगुलरली ईयरली कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको करवाना ही है। ये नहीं कि लास्ट ईयर नहीं था तो अब हम मुझे कोई जरूरत नहीं है, हर साल जरूरत है। मैम क्या हम आयुर्वेद से डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं या फिर हम इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू? बिल्कुल ठीक। मैं ये कहूँ कि डायबिटीज जो है इंडिविजुअल पर्सन की उसकी कंडीशन, एक्चुअल में डायबिटीज जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ओके मैम। डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। अगर हम सिर्फ ये कहें कि शुगर कंट्रोल करना है डॉक्टर, तो वो बहुत जल्दी कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट का कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसको क्योर करना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि पेशेंट का ड्यूरेशन कितने टाइम से है, उसकी एज क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। तो डायबिटीज जो मैं ग्रुप ऑफ डिजीज कह रही हूँ उसमें कोलेस्ट्रोल, हाइपरटेंशन ये साथ में ही होते हैं। अगर ये सब हैं और इन सब को हम ट्रीट करेंगे तो टाइम भी लगेगा और ये ज़रूरी भी है। तो इसलिए रिवर्स वर्ड या कंप्लीट क्योर नहीं कह करके हम ये कहें कि रेमिशन। ओके। रेमिशन कर सकते हैं कि पेशेंट ने अपने आप की जीवन शैली में बदलाव किया, अपने आहार में चेंजेस किए, हेल्दी फूड लेना शुरू किया। स्ट्रेस, मेरे अनुभव से मैं कहूँगी कि स्ट्रेस में का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से शुगर जो है स्पाइक करता है। तो इन चीज़ों में बदलाव ला करके और वो वापस पहले जैसी जिंदगी जी सकता है, रेमिशन हो सकता है। लेकिन अगर उसने वापस वही सब डिस्टर्ब किया कि लाइफ स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब किया और आहार जो है वो अगर अनहेल्दी ले रहा है, तो वो वापस डायबिटीज का पेशेंट बन सकता है। ओके मैम। जी। Ma'am, every 5 seconds, one patient is dying due to acute or chronic complication of diabetes. यानी कि डायबिटीज से लोग कम मर रहे हैं लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हेड टू टो, सभी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे आईज से रिलेटेड ब्लड विजन हो सकती है, फिर हार्ट से रिलेटेड उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फूड अल्सर तक हो सकता है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं। तो मैम जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन स्टेज पे पहुंच गया है उसको रिवर्स करने के कितने % चांसेस रहते हैं पेशेंट के? देखिए वो भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो अगर शुगर कंट्रोल हो जाए और वो अपने आप को ठीक बदलाव कर ले अपने आप में, तो बहुत हद तक हम कॉम्प्लिकेशंस को जीत सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा पा सकते हैं। ओके मैम। मैम एज आयुर्वेदिक आचार्य आप इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर कर सकती हैं कि जो पेशेंट है वो डायबिटीज के लिए आयुर्वेद पे क्यों ट्रस्ट दिखाए बियॉन्ड अदर पैथीज, क्योंकि हर पैथी डायबिटीज का क्योर करने का क्लेम करती है, डायबिटीज को क्योर करती है, मैनेज करती है। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट में ऐसा क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज के लिए स्पेशली आयुर्वेद की तरफ ही देखना चाहिए बियॉन्ड अदर पैथीज? देखिए मैम, मैं अपने अनुभव से ये कहूंगी कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि मधुमेह अग्निमांद जनित बीमारी, जी। मेटाबॉलिक स्लो हो जाना। तो अग्नि को हम सबसे पहले, हम सिर्फ सिम्टम को नहीं देखते, सबसे पहले हम सिस्टम पे काम करते हैं। कि डायबिटीज है तो पेशेंट्स को देखिए अग्निमांद का मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है,
तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करेंगे, उसका ब्लड विजन है उस पे भी काम करेंगे। तो सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं करके सिस्टम पे काम करेंगे, तो सिस्टम ठीक होते ही ऑटोमेटिकली उसके सिम्टम्स जो हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो सबसे अच्छी बात है वो है सिस्टम पे काम करने वाली। आयुर्वेद सिस्टम को ठीक कर रहा है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर प्रॉब्लम है तो हम रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दवाइयाँ यूज करते हैं। अब डायबिटीज का अगर पेशेंट है तो हम ये कहेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी कोमॉर्बिडिटी है, कि कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हुआ, फैटी लीवर हुआ, कार्डियक इश्यूज हुए, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, हम अभी कह रहे हैं कि हेड टू टो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, और पेशेंट हेल्दी फील करता है। फॉर एग्जाम्पल हम आंवला यूज करते हैं, तो आंवला देखिए हर सिस्टम पे काम कर रहा है। डायबिटीज के पेशेंट को एसिडिटी रहती है तो ये एक बहुत अच्छा एंटासिड है, उसकी विजन जो है ब्लड रहती है, उसको धुंधला दिखाई देता है, तो आंवला उसमें बेस्ट इफेक्टिव है जी। हम ये कहें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आंवला कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, साथ में हर ऑर्गन पे काम कर रहा है, वो हार्ट के लिए बेस्ट है, किडनी पे काम कर रहा है। तो डायबिटीज के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो शुगर लेवल के कंट्रोल करने के साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन भी रिजॉल्व हो रहे हैं, वो पेशेंट हेल्दी फील कर रहा है। तो इसलिए आयुर्वेद को मैं कहूँगी मेरे अनुभव से भी, और मैं चाहूँगी भी कि प्रेफरेंस दी जाए। जी मैम। मैम, मीठा सबकी लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सबके लिए अपनी लाइफ से मीठा जो होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो फिर शुगर के ऐसे क्या ऑल्टरनेटिव। मैम, शुगर जो होता है लोगों को अपनी लाइफ से शुगर को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आयुर्वेद में या तो फिर बाकी जनरल भी शुगर के ऐसे कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कि जो शुगर है वो भी एक पेशेंट की लाइफ से ना जाए और वो अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे सके। देखिए जो ये रिफाइंड शुगर है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसका, डायबिटीज का, ओबेसिटी का। तो हमें इसको भूल जाना चाहिए और हम नेचुरल में हम शहद यूज कर सकते हैं, हम कोकोनट पाम शुगर है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें इस शुगर से कई गुना शुगर पोटेंसी है। स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया है जो प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर है, इसमें हम ये कहें 250 से 300 गुना पोटेंसी है इस चीनी की अपेक्षा। तो हम कम क्वांटिटी में बहुत अधिक इसके हम स्वीट्स बना सकते हैं, कॉफ़ी, चाय में, जूसेस में, सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा हम एंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो हमें नेचुरल स्वीटनर्स को यूज़ करना चाहिए, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, तो डायबिटीज़ में हम यूज़ करें और हेल्दी रहें। जी मैम। मैम, जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, उसका डायबिटीज से क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? क्या ऐसा है कि जो ओबीज नहीं है पर्सन, जो पतला है, उसको डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर कभी होगी ही नहीं, और जो मोटा है उसको डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर उसको डायबिटीज ज़रूर होगी आगे जाके? तो ये क्या है, मतलब ये कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या मोटापे का और डायबिटीज का? डायरेक्ट रिलेशन है डायबिटीज का और मोटापे का। अभी हमने बात करी थी मेटाबॉलिज्म का डिस्टरबेंस, मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर, यानी अग्नि का मंद होना। धीरे धीरे पेशेंट जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है और एक नाशपाती के आकार का पेट हो जाता है, उसका सेंट्रल बेली बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका बढ़ने का मतलब ही है कि इंटरनल ऑर्गन हमारे उनमें फैट जमा होना शुरू हो गया है और वो इन्फ्लामेशन शुरू हो गया, उनमें सूजन आने लग गई है। तो सबसे पहले फैटी लीवर हो जाएगा और उसके बाद में कोलेस्ट्रोल बढ़ता चला जाएगा, फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये जो ओबेसिटी है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, इनिशियल स्टेज पे मोटापा ही है जो डायबिटीज में आने वाले 5 से 10 साल में पेशेंट डायबिटीज का बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। टाइप 1 पेशेंट, पतले पेशेंट भी देखिए डायबिटीज के हो सकते हैं, जी। जो जिनको इंसुलिन
छूटता ही नहीं है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। वो पतले पेशेंट होते हैं, वो टाइप 1 के मोस्टली होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मोटे पर्सन को ही डायबिटीज़ होता है, पतले को नहीं होता। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मोटापे का बड़ा कारण है, कि इंसुलिन का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, वो मोटापे के कारण है, ओबेसिटी के कारण है। इसलिए ये तो हमारे हाथ में ही है जी बिल्कुल। कि हम अपने वेट को कम रखें। तो ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ का। तो मैम जो आप कुछ ऐसे लाइफ टाइम जो अपने मैम कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट टिप्स या तो फिर जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, या फिर जिनको डायबिटीज़ है उसको भी अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लेके आने चाहिए ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन से वो बच पाए। डायबिटीज़ को रोकना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से पहले प्री डायबिटिक स्टेज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। उससे मोटापा बढ़ रहा है। तो हमें मोटा नहीं होना है, किसी भी कीमत पे अपने वेट को रिड्यूस रखना है, उसके रिडक्शन के सारे उपाय करने हैं। तो रेगुलर वे में हमारी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, 40 to 45 मिनट्स, ताकि हमारा वेट नहीं बढ़े, पेट नहीं बढ़े। और हमारे फूड इनटेक जो है वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये है कि हम किस टाइम खा रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस तरह का आहार ले रहे हैं और किस तरह का नहीं लेना चाहिए, ये हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो फाइबर हमारी डाइट में एक्स्ट्रा हो, रॉ जो फूड है, जिस तरह से सैलेड है, फ्रूट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी एल्कलाइन होती है, उनको हम अपनी डाइट में शामिल करें। 40 to 50% जो है हमारा आहार रॉ होना चाहिए, जिसमें अच्छा फाइबर हो, प्रोटीन हो। तो उसका मतलब यही है कि वो रॉ होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आज यूज़ हो रहा है 90% हमारी थाली में, कि गेहूँ या गेहूँ से बनी चीज़ें। और आजकल गेहूँ भी होल ग्रेन, होल सीरियल्स तो यूज़ कर रहे नहीं है, मैदा रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और वेट को बढ़ाती है। तो इसलिए डाइट को हेल्दी लें, एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हर समय हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अपने आप को इंडल्ज करें और प्रॉपर नींद लें। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, टाइम पे खाएं, और आहार जो है वो संतुलित और संयमित लें। मैम तो ऐसे कोई 3 बेस्ट फूड आइटम्स जो एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे 3 वर्स्ट फूड आइटम जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेकार है। बेस्ट में हम हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है जी। कि हल्दी और आंवला डायबिटिक पेशेंट के लिए नियमित रूप से अगर वो लेता है तो उसके ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और पेशेंट अगर प्री डायबिटिक स्टेज पे है तो वो नॉर्मल उस आ जाता है, नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, वो डायबिटिक की स्टेज से दूर हट जाता है। तो आंवला, हल्दी, दाना मेथी, जामुन, करेला, ये लगभग ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनको मात्रानुसार समय पर अगर लिया जाए और आयुर्वेदिक एक विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार लिया जाए कि कितने दिन कितने समय लेना है, तो निश्चित रूप से वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। वर्स्ट फूड आइटम जैसे जो भी रिफाइंड है, हम वाइट चीज़ों को अवॉइड करें। रिफाइंड मैदा है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड चावल है, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब अग्नि को मंद करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। तो इन सबको रोका जाए, ये नहीं दें। हम खाने में ग्रीन लीव्स, प्लांट बेस्ड चीज़ों को हम ऐड करें। डायबिटीज से रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं, एक बार हम उन पे बात कर लेते हैं।
ये तो डायबिटीज हो जाएगा, मीठा कम खाओ, तो ऐसा है क्या कि अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो हमें डायबिटीज हो जाएगा? नहीं नहीं, ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लगातार मीठा खाए जा रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे, उसको काम में नहीं ले रहे, तो जो कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं तो डिजीज ही कैलोरीज की है। ये तो लाइफ स्टाइल की डिजीज है कि आप कितना इनटेक कर रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं या नहीं, उसको काम में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर लगातार अधिक मीठा खाए जा रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा ही, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा ही और डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। तो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता, ऐसा नहीं है। जी। क्या डायबिटीज एक पेशेंट को अंधा कर सकता है? इस लेवल तक उसका कॉम्प्लिकेशन जा सकता है कि उसकी आई साइट चली जाए? हाँ, डायबिटीज जो है आंखों पे हर स्टेज पे स्ट्रक्चरल इफेक्ट डालता है। हम ये कहें इसकी भी 4 स्टेजेस हैं कि अगर इनिशियल स्टेज पे डायग्नोस हुआ है तो फर्स्ट स्टेज में उसके आंखों पे काले धब्बे होने लगते हैं। दूसरी स्टेज है मॉडरेट टू सीवियर, उसमें मैक्यूला जो उस पर्दे का सेंट्रल पार्ट होता है उस पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसको धुंधला दिखने लगता है। और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए जी। उसकी वजह से पेशेंट की आंखों की रोशनी जा सकती है। लेकिन ये सब किस कंडीशन पे होगा? जब अनकंट्रोल्ड शुगर है, कि शुगर को वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा या ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उस कंडीशन पे वो इस स्टेज तक जा सकता है। और तीसरा मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो रिस्क है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि रेटिना पे जो काले काले धब्बे हो जाते हैं उसका कारण है कि वेसल्स जो हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से जो केमिकल्स हैं वो सिग्नल देते हैं कि और ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए रेटिना को। तो उस पार्ट पे और छोटी छोटी वेसल्स, ब्लड वेसल्स बन जाती हैं और वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती बल्कि फट जाती हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना धुंधला हो जाता है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और पेशेंट की रोशनी जा सकती है, वो अंधा तक हो सकता है। जी। लेकिन ये जब होता है जब पेशेंट को 10 साल हो गए, मतलब इस कॉम्प्लिकेशन का जो बीज था, डायबिटीज तो 10 साल पहले हुई थी लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो इस स्टेज तक पहुंच गया कि उसकी आंखें तक चली गई। इसलिए आईज का डायबिटीज के ब्लड टेस्ट के अलावा रेगुलर आई चेकअप, उसकी स्क्रीनिंग रूटीन कंपलसरी है। अगर वो डायबिटीज को कंट्रोल रखेगा तो उसको किसी भी कीमत पे उस स्टेज पे नहीं जाना पड़ेगा। जी मैम। मैम, क्या डायबिटीज जो है हमें किसी पेशेंट को इस स्टेज पे ले जा सकती है कि वो एम्प्यूटेशन की कंडीशन आ जाए, हमें उनका कोई भी एक जो पार्ट है बॉडी से वो काटना पड़ जाए? क्या एम्प्यूटेशन तक की स्टेज जो है वो डायबिटीज में आ सकती है? वो भी आ सकती है और उसका भी रीजन यही है कि पेशेंट का निरंतर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा और उसने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो शुगर का बहुत अधिक बड़ा होना, मतलब जो वहाँ क्लोटिंग बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो काम नहीं दे पा रहे। उसका कारण है कि वहाँ के प्रोटीन से वो ग्लूकोज चिपक जाता है, इसको ग्लाइकेशन कहते हैं। तो प्रोटीन के चिपक जाने से जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं कि प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है या विटामिन के है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। वहाँ रोकने के लिए वहाँ पर उस पार्ट को काटा जाता है ताकि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैल जाए। उसको रोकने के लिए ये मजबूरी हो जाती है कि पाँव के अंगूठे को या नीचे के पोर्शन को जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़े जा रहा है, तो उसको काटा जाता है। ये व्यवस्था होती है पूरे शरीर को बचाने के लिए। ओके मैम। मैम, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम, फ्रूट्स को हम सब हेल्दी मानते हैं, तो क्या ऐसा है कि फ्रूट्स हेल्दी होने की वजह से एक डायबिटिक पेशेंट उन्हें कितनी भी अमाउंट में ले सकता है या फिर वो कोई भी फ्रूट्स खा सकता है? देखिए, मैं बार बार कहूँगी कि कोई भी नियम सभी पेशेंट्स के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, जी। क्योंकि हर पेशेंट का जो फूड पैटर्न है, उसका नेचर ऑफ जॉब है और उसका जो मैं कहूँ कि ब्लड रिपोर्ट है या फैमिली हिस्ट्री है, इंडिविजुअल पर्सन की अलग अलग होती है। तो जो लेने का स्टाइल भी है, अब मैं ये कहूँगी शुगर उसका कंट्रोल है या नहीं है, कितने समय से उसको शुगर है, उसकी एज क्या है, वो कंट्रोल है या नहीं, उसको दवाइयाँ कितनी लेनी पड़ रही हैं, क्या इंसुलिन ले रहा है वो,
कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उसके साथ जुड़ी हुई। इन सब चीज़ों को सोच करके हम फ्रूट्स या जो भी इनटेक करते हैं डाइट्स को, वो डिसाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सन वेरी करता है। अब फ्रूट्स जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनको हम अवॉइड करेंगे। वैसे फ्रूट्स एल्कलाइन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो फ्रूट्स बेटर हैं। जूस नहीं देते शुगर के पेशेंट को। उसमें जिन पेशेंट्स का कंट्रोल है शुगर, उन लोगों को आसानी से सभी फ्रूट्स खिलाए जा सकते हैं, और सुबह के टाइम में फ्रूट्स की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में दी जाए, जिसमें फाइबर, मिनरल्स और विटामिन प्रॉपर मात्रा में मिल सकते हैं उसको। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा है, जैसे आम है, केला है, अंगूर है, जिन लोगों का शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको अवॉइड करना चाहिए। और हम ये कहें कि बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कि उसको फ्रूट्स खाने की इच्छा है, तो वो अपनी थाली में से एक रोटी कम कर दे, वो ब्रेड नहीं ले, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ले ले, तो वो एक आध फ्रूट को ऐड भी कर सकता है जो उसकी पसंद का है, लेकिन साथ में और सारे फ्रूट्स को मिला करके ले। ओके मैम, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। और अगर इस चीज़ से, इस डायबिटीज़ या शुगर से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और कंसल्टेशन के लिए मैम की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। मैं जाने से पहले दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि डॉक्टर और डायबिटीज़ दोनों के ही सिम्टम्स नहीं समझ में आते हैं। बहुत बार डायबिटीज़ के लक्षण नहीं दिखाई देते, जबकि उसकी शुगर 300, 400 और 500 तक भी हो जाती है। तो उसके हाथ में बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, एक पार्ट है। जैसे मैं कहूँ कि दवा को हमेशा ही सपोर्टिव समझा जाए। 50% पेशेंट के खुद के हाथ में है, वो है उसका लाइफ स्टाइल और उसका आहार। हम इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक एक्वेरियम में एक फिश है जो बीमार पड़ जाती है, और उसको जब क्लिनिक पे दिखाया जाता है तो वो ठीक हो जाती है, और उसको वापस ला करके उस पानी में, एक्वेरियम में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद वो फिर बीमार पड़ जाती है, फिर उसे एक स्पेशलिस्ट को जा करके दिखाया जाता है, उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मछली ठीक हो जाती है, और उसे फिर एक एक्वेरियम में छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर बीमार पड़ जाती है, नेक्स्ट टाइम उसको सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है, फिर वो जब ट्रीटमेंट चलता है वो कुछ दिन फिर ठीक रहती है। लेकिन बार बार उसको दवा दी जा रही है और बार बार वो बीमार पड़ रही है, तो उसका जब रीजन पता किया तो ये पता चला कि एक्वेरियम का जो पानी है वो कंटामिनेटेड है, जिसके कारण मछली ठीक नहीं हो पा रही है। दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो ठीक हो रही है, लेकिन वापस उसी पानी में लाके छोड़ दिया जाता है जो कि कंटामिनेटेड है। तो वो कैसे परमानेंट ठीक होगी, या उसका आगे के लिए वो कैसे क्योर होगी, वो उसी पानी में बार बार डाल दी जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दर्शकों से, और मेरा यही कहना है कि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपने आहार को हेल्दी रखिए। वो सब कुछ आपके हाथ में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हेल्दी रहिए,